सोचिए, देश की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया है जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। और इस तूफान को संभालने की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी जाती है जो सियासतदान से ज्यादा एक विद्वान है, एक शिक्षक हैं। ये कहानी है भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की। एक ऐसे दौर की कहानी जब एक शख्स के सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा हो। तो इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे उस तूफानी दौर की, फिर देखेंगे कि कैसे एक शिक्षक देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। इसके बाद हम जानेंगे कि उन्होंने संविधान के नैतिक प्रहरी की भूमिका कैसे निभाई, और आखिर में उनकी उस अधूरी लेकिन अमिट विरासत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर हुसैन को समझने के लिए हम उनकी कहानी किसी तारीख से नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र पर आए एक बहुत बड़े संकट से शुरू करेंगे, क्योंकि असल में इसी संकट ने उनके राष्ट्रपति पद की पूरी कहानी लिखी। साल था 1967 और हवा में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या भारत का ये नौजवान लोकतंत्र अपनी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर पाएगा? मतलब ये वो सवाल था जिस पर देश का पूरा भविष्य टिका हुआ था। और देखिए, हुआ ये कि 1967 के आम चुनावों ने मानो सब कुछ बदल दिया। दशकों से जो कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था, वो हिल गया। कई राज्यों में पार्टी बहुमत खो बैठी और यहीं से भारत में पहली बार मिली-जुली यानी गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। नतीजा, पूरे देश में एक सियासी अस्थिरता का माहौल बन गया। अब आप सोचिए, जब राजनीतिक नाव इस तरह डगमगा रही हो तो देश को क्या चाहिए? एक मजबूत लंगर, है ना? एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए था जो पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल ऊपर हो, जिसके पास नैतिक ताकत हो और जो पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर देश को संभाल सके। तो ये तो था संकट। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसे इस संकट का सामना करना था। चलिए देखते हैं कि आखिर उनके सफर में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इस मुश्किल घड़ी के लिए तैयार किया। उनका राष्ट्रपति पद तक पहुंचना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी नींव शिक्षा और सेवा में बहुत गहरी थी। देखिए, 1920 के दशक में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में मदद की। फिर वो बिहार के गवर्नर बने, भारत के उपराष्ट्रपति बने। हर एक पड़ाव पर उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो जब वो 1967 में राष्ट्रपति बने तो अपने साथ सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि दशकों का तजुर्बा और विश्वास लेकर आए। असल में उनकी शख्सियत कई मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी। एक तो वो महात्मा गांधी के बहुत करीबी सहयोगी थे। दूसरा, वो मानते थे कि देश को बनाने का रास्ता क्लासरूम से होकर गुजरता है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी तालीम की जगह स्वदेशी और नैतिक शिक्षा की वकालत की। और हाँ, जर्मनी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये सब बातें उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दिखाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वो राष्ट्रपति बन गए तो क्या उनके ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में रह गए या उन्होंने इन्हें हकीकत में भी लागू किया? आइए उनके छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली कार्यकाल को जरा करीब से देखते हैं। उनकी सोच को समझने के लिए उनका ये एक वाक्य ही काफी है। उन्होंने कहा था, राष्ट्रपति का पद सम्मान का नहीं बल्कि सेवा का पद है। मतलब साफ था, उनके लिए ये कुर्सी ताकत का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका को, आप कह सकते हैं, दो अलग अलग नजरियों से देखा। एक तो वो संवैधानिक जिम्मेदारियां थी जो उन्हें निभानी थी, मतलब जो कानून कहता है। लेकिन उनका दूसरा नजरिया इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो खुद को देश का एक नैतिक गाइड, एक मॉरल कंपस मानते थे, जिनका काम था ये देखना कि किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर संविधान की आत्मा को चोट न पहुंचे। और उनके इन सिद्धांतों का असली टेस्ट तो तब हुआ जब राज्यों में सरकारें एक के बाद एक गिरने लगीं। उन पर जबरदस्त दबाव था कि वो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करें, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दें। लेकिन डॉक्टर हुसैन के लिए ये हमेशा हमेशा आखिरी रास्ता था। वो किसी भी गवर्नर की रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे। पहले उसकी गहराई से संवैधानिक जांच होती थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए भारत का फेडरल स्ट्रक्चर यानी राज्यों और केंद्र का रिश्ता सबसे ऊपर था। और ये नैतिकता उनके हर काम में दिखती थी। जैसे जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो साफ कहा कि पहले सदन में अपना बहुमत साबित कीजिए, कोई पक्षपात नहीं। जजों की नियुक्ति में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत को देखा, और जब बात किसी को माफी देने की आई, जिसे पार्डनिंग पावर कहते हैं, तो उसे वो न्याय का नैतिक विस्तार मानते थे। मतलब उसका इस्तेमाल भी बहुत सोच समझकर और सावधानी से किया। ये बहुत दिलचस्प है।
बाहर देश की राजनीति में तूफान मचा हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति भवन के अंदर मानो एक अलग ही दुनिया थी, एक शांत दुनिया। डॉक्टर हुसैन वहाँ एक बेहद सादा जीवन जी रहे थे। उनका ज़्यादातर वक्त विद्वानों और छात्रों से बात करने में गुजरता था। सोचिए, बाहर सियासी शोर और अंदर विचारों का सुकून, कितना बड़ा फर्क था। तो चलिए अब उनके सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं उस विरासत की जो वो इतने कम वक्त में भी हमारे लिए छोड़ गए। एक ऐसी विरासत जो अधूरी तो थी, पर जिसे मिटाया नहीं जा सकता। 3 मई 1969 ये तारीख भारत के इतिहास में एक दुखद अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए दुनिया को अलविदा कहने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उनके अचानक चले जाने से उनका कार्यकाल तो बीच में ही रुक गया, लेकिन जो विरासत हो छोड़ गए वो नहीं रुकी। सिर्फ 2 साल। सोचिए, राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें सिर्फ 2 साल का वक्त मिला। सुनने में कितना कम लगता है ना, है ना? लेकिन डॉक्टर हुसैन ने इन 2 सालों में ही ये साबित कर दिया कि किसी का असर इस बात से नहीं होता कि वो कितने लंबे समय तक पद पर रहा, बल्कि इस बात से होता है कि उसके चरित्र में कितनी गहराई। आज भी जब इतिहासकार उन्हें याद करते हैं तो कुछ खास नामों से पुकारते हैं। उन्हें कहते हैं शिक्षक राष्ट्रपति, क्योंकि वो दिल से हमेशा एक टीचर ही रहे। उन्हें कहते हैं नैतिक संवैधानिकता का प्रतीक, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति से ऊपर संविधान की नैतिकता को रखा। और हाँ, धर्मनिरपेक्ष भारत का जीवंत उदाहरण भी, क्योंकि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनकर उन्होंने देश के सेक्युलर ताने बाने को असल में जीकर दिखाया। और उनकी ये कहानी आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब देश किसी बड़े संकट से गुजर रहा हो तो एक लीडर का किरदार, उसका चरित्र उस देश की दिशा को कितना और कैसे तय करता है। शायद इस सवाल का सबसे गहरा जवाब हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन की जिंदगी और उनके काम